हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है फिजिकल वर्क, लेक्चर नंबर 4 फॉर 11th क्लास। तो यहाँ पे आज मैंने कुछ पॉइंट्स आपके इस वीडियो में लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अलावा जो स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे साइंस क्विज वगैरह होते हैं, उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन क्विज में और क्विज से पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक जो होते हैं वो बेसिक भी हैं, और जो आपका एम्स का एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स 65% स्टेटमेंट बेस्ड आती है और बची हुई 35% न्यूमेरिकल बेस्ड आती है। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ ज़्यादा समझने का भी इसमें है नहीं, आपको याद करना है। तो सभी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो जो पॉइंट्स मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता जा रहा हूँ उनको नोट करते जाइए, या फिर पहले वीडियो को पॉज करके और ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए और उसके बाद 1 बाय 1 एक एक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ए सपोजिशन दैट इज पुट फॉरवर्ड एज प्रोबेबल सॉल्यूशन टू नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। फिजिक्स में आपने देखा होगा कि एक लॉ है, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक हाइपोथेसिस है। तो वो हाइपोथेसिस क्या होती है? कई बार बच्चे कह देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसका कोई प्रूफ बताइए, इसको बताइए ये कैसे आई है, और फिजिक्स में लिखा मिलता है कि ये एक हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का मतलब, जैसे किसी ने बताया कि एक इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बोर्ड के ऊपर बनाया जिसके 2 हाथ थे, 2 पैर थे, तो बाद में नेचर में किसी के साथ कंपेयर करके देखा गया तो उसने देखा कि ये तो एक आदमी के ऐसा होता है। अगर एक आदमी के ऐसा है तो दुनिया में जितने भी आदमी हैं सभी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। इसी को क्या बोल देते हैं? हाइपोथेसिस बोल देते हैं। यानी जनरली रिलेशन निकाला जाता है, अगर ये ऐसा है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसी हैं तो बाकी सारी ऐसी ही होंगी। इस तरह को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ए थॉट एक्सपेरिमेंट। एक तो होता है एक्सपेरिमेंट और एक होता है थॉट एक्सपेरिमेंट। इन फिजिक्स इज वन which is neither theoretically nor experimentally feasible। feasible का मतलब होता है suitable, यानी इजीली उसको एक्सप्लेन करना या परफॉर्म करना। तो वो ना तो फिजिकली परफॉर्म करना पॉसिबल हो पाता है इजीली, और ना ही आपका एक्सपेरिमेंटल, ना थ्योरेटिकली ना एक्सपेरिमेंटली, केवल और केवल एक एक्सपेरिमेंटल थॉट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है नेचर इज प्लीज्ड विद सिंपलिसिटी एंड इफेक्ट्स नॉट पंप ऑफ सुपरफ्लुअस कॉज। यानी ये कह रहा है कि नेचर एक पंप की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है जैसे इसको जिस तरफ आप धकेलोगे, यानी जिस तरफ आप काम करने की कोशिश करोगे वहीं पे आपको पंपिंग का काम ये करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये बेफालतू की जो चीज है या इनके बारे में इसको कुछ नहीं पता, ये केवल और केवल पंपिंग का काम करता है। ये बात किसने कही थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने ये जो स्टेटमेंट है, एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, उसके अंदर लिखी थी। तो किसी भी नाम से आ सकता है। स्टेटमेंट किसकी है? न्यूटन की है। किस बुक के अंदर है? प्रिंसिपिया। ये प्रिंसिपिया बुक का राइटर कौन है? न्यूटन। तो किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट सर सीवी रमन गॉट नोबेल प्राइज इन 1930। एक साइंटिस्ट जिसका जो फर्स्ट एशियन
एशिया में फर्स्ट पहला ऐसा साइंटिस्ट था जो कि इंडियन साइंटिस्ट था, जिसका नाम था सीवी रमन, जिसने फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज 1930 में जीता था, या उसको ये मिला था 1930 में। किसके लिए मिला था, क्या किया था इसने ऐसा जिसके लिए इसको क्या मिला, 1930 में नोबेल प्राइज मिला। तो एक फेमस इफेक्ट है जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट फिल्म में से पास किया जाता है। तो वो कह रहा है कि जैसे ही वो लाइट उस फिल्म में से क्रॉस करके जाती है तो उसके कुछ एक पार्ट्स के, ऐसा नहीं लाइट की एक रे थी, बहुत सारी बीम होती है, कुछ एक लाइट रेज आपकी डेविएशन, जो लाइट रेज डेविएट हुई उनके कुछ पार्ट्स की वेवलेंथ बदल जाती है। तो ऐसा कौन करता है, कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनसे स्पेशल टाइप की स्कैटरिंग होती है। तो रिलेटेड टू स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट इसने किया था जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया था। उसके बाद मैडम मैरी क्यूरी वोन नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी दुनिया की पहली लेडी साइंटिस्ट जिसने नोबेल प्राइज वोन किया वो कौन थी, मैडम मैरी क्यूरी थी। एक बार इन फील्ड ऑफ फिजिक्स और सेकेंड टाइम इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अब ये नहीं है कि इससे पहले किसी और आदमी ने यानी मैन ने इसको वोन कर लिया, नहीं, ये फर्स्ट पर्सन भी रही जिसको 2 बार नोबेल प्राइज लिया। पहली लेडी तो थी जिसने नोबेल प्राइज ही पहली बार लिया, ये नहीं कि 2 बार लिया वो पहली लेडी, नहीं, पहली बार भी इसी ने लिया है और दूसरी बार भी इसी ने लिया है, और 2 नोबेल प्राइज एक ही पर्सन को मिले, वो ये फर्स्ट लेडी है। पहला इसमें मिला फिजिक्स में, फील्ड ऑफ फिजिक्स कब मिला, इन 1903। किसके लिए मिला, स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस, इसके इनकी स्टडी इसने की थी, या ये मान के चलिए कि स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस के बारे में जो भी कुछ हमें पता चला सबसे पहले किसने बताया था, मैडम मैरी क्यूरी ने बताया था। उसके बाद है इन केमिस्ट्री इन 1911 में इसको केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए मिला, रेडियो एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी आपका है रेडियो एक्टिविटी। थोड़ा सा आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा था, तो 10th क्लास में रेडियो एक्टिविटी का केवल बेसिक आता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपने आप ही डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। उन पार्टिकल्स को रेडियो एक्टिव पार्टिकल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, एंड द फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो उससे आपके अल्फा बीटा गामा वगैरह एमिट होते हैं। तो ये नहीं है कि सब कुछ रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैडम क्यूरी ने बताया था, नहीं, बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया। सबसे पहले जो स्टडी शुरू की थी वो किसने की थी, मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। बहुत कुछ इसने इसके बारे में सही बताया था। और अगर आप कहीं पे सर्च करके देखोगे तो जिस लैब में इसने रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी की थी, इनके बारे में कुछ बताया था, उसी लैब में कोई इनको डिजीज हुई थी। इसी के कारण इनसे जो रेज निकल रही थी, अल्फा पार्टिकल वगैरह जो थे, इनके साथ कोई वेव एसोसिएट थी, उसी के कारण इनको कोई डिजीज हुई थी और उसी के कारण इनकी डेथ भी हो गई थी। उसके बाद ये जो स्पॉन्टेनियस रेडिएशन वगैरह होते हैं, ये बैक्यूरल नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको शुरुआत किया था, लेकिन इस काम को कंप्लीट किया था मैडम मैरी क्यूरी ने। तो कुछ और पॉइंट्स हैं, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ है, जिसने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज दी हैं, जिसकी बहुत ज्यादा फेमस होने वाली जो थ्योरी थी, जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन को भी
पूरे ये मान के चलिए कि जहां तक उस टाइम पे कम्युनिकेट हो पा रहा था जितने भी देशों में, उन सभी में इसको फेमस कर दिया था। हम ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस करने वाली थ्योरी जो अल्बर्ट आइंस्टीन को जिसने फेमस किया था वो थी आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन इसने एक जो नोबेल प्राइज जो इसको मिला था वो मिला था इसको किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम 12th क्लास में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। इसमें क्या लिया? फोटो सेंसिटिव मटेरियल लिया और उसके ऊपर लाइट रेडिएशन यानी सन रेज इंसिडेंट करवाई। तो इसने बताया कि जो लाइट आ रही है सन से वो किस फॉर्म में आ रही है, जब वो इसके साथ टकरा रही है तो इस प्लेट से क्या निकल रहा है और उसके कारण फिर आगे क्या हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक छोटी सी यूनिट है 12th क्लास में, यूनिट छोटी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी यूनिट है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के नाम से है, बहुत अच्छी यूनिट है। वहां पे हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ, देखो मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिनमें थोड़ा सस्पेंस है। अब ये तो शायद देखिए, द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसने दिया? कैवेंडिश ने। मैंने क्यों लिखा है इसको? क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? न्यूटन ने। लेकिन जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो कुछ बच्चे सोच रहे हैं वो भी न्यूटन ने दी होगी, नहीं, इसलिए मैंने इसको नोट किया। वो किसने दी? कैवेंडिश। उसके बाद चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी जब हम पढ़ेंगे तो ये जो साइंटिस्ट है मिलिकन, इसका नाम बहुत ही कम सुनने को आपको मिलेगा। और हम पढ़ेंगे थेल्स ऑफ मिल्टस के बारे में, और आपका है जेम्स चैडविक है, और यानी बहुत से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जिसके बारे में सबसे कम पढ़ेंगे उसी ने चार्ज की डिस्कवरी की, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसके बारे में बताया था। इसने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत ही फेमस हुआ था, जिससे इसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया था। अब वही बात है, जो इसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया था वो इसने कैलकुलेट नहीं किया था, वो एक हाइपोथेसिस थी। बाद में इसको प्रूव कर दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। उसके बाद है एक्स रेज, फेमस है एक्स रेज, आपको पता है, वह डिस्कवर्ड बाय मैक्सवेल। ये भी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ है, बहुत सी थ्योरीज दी हैं इसने भी, मैक्सवेल ने भी। उसके बाद देखिए मैंने लिखा है अमेरिका बेस्ड इंडियन साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट तो इंडिया का था लेकिन इसने जो काम किया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे कोई रिसर्च सेंटर या इससे रिलेटेड कुछ भी इंडिया में था नहीं। इंडियन साइंटिस्ट था लेकिन इसने काम अमेरिका में किया और वहीं से इसने नोबेल प्राइज अचीव किया। किस फील्ड में? एस्ट्रोनॉमी में। तो नाम था साइंटिस्ट का चंद्रशेखर। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, याद कीजिए मैंने वहां पे भी आपको बताया था मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी के ऊपर वर्क करने में केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था 1911 में, 1911 में। लेकिन इसने उसकी डिस्कवरी नहीं की थी। डिस्कवरी किसने की थी? बैक्यूलर ने।
उसने केवल उस फील्ड में वर्क किया था, रेडियो एक्टिविटी फील्ड में वर्क किया था। शायद थोड़ा सा वीडियो को अगर पीछे करके देखोगे तो मैंने स्पॉन्टेनियस एमिशन में ये कहा होगा कि ये कंप्लीट मैडम क्यूरी ने नहीं बताया, इसमें बैक्यूरल ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो थोड़ा सा मेरा मिस हो गया पॉइंट। बैक्यूरल ने केवल रेडियो एक्टिविटी में की थी, स्पॉन्टेनियस एमिशन केवल और स्पॉन्टेनियस रेडिएशन के बारे में केवल मैडम क्यूरी ने ही बताया था। बैक्यूरल ने केवल और केवल रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी, जिसमें शुरुआत किसने की थी इस फील्ड में? मैडम मैरी क्यूरी ने। उसके बाद है न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, ये जो क्वेश्चन है अभी जो लास्ट टाइम नवंबर में क्विज हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उसमें आपका रैपिड राउंड होता है। जो अब तक क्वेश्चन हो लिए इनमें से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, जिसमें से एक ये भी था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। एक इलेक्ट्रॉन वाला आया था, आया है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। और नेक्स्ट है फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन। 20th सेंचुरी में जो फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया था या अवार्ड मिला था किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, कोई भी शायद नया बच्चा आपके ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, बच्चे अभी बहुत कम हैं, अप्रोक्सीमेटली 65 और 64 के आसपास। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो बच्चे और बचे हुए हैं उन सभी को, जैसे आपके कांटेक्ट में हैं, तो उनके नंबर किसी भी टीचर के पास सेंड करके और उनको ग्रुप में ऐड करवाइए, क्योंकि कल के वीडियो में यानी 29 अप्रैल के वीडियो में मैं जो चैप्टर आपको शुरू करूंगा वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि बेस होता है फर्स्ट यूनिट का। अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो आज मैंने डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट। इससे पहले हम जो भी पढ़ रहे थे दैट इज द बेसिक और ओनली फॉर योर नॉलेज। वहां से क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, क्वेश्चन यही आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके जो होम एग्जाम्स होते हैं यानी स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो मैं आपको आज बता देता हूँ बुक के लिए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, एक दो का मैसेज भी आया था। तो मेरी तरफ से बुक सबसे मेन तो है एनसीईआरटी आपको ले लेनी है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कुछ करना चाहता है तो एनसीईआरटी के साथ यानी एनसीईआरटी तो लेनी है, उसके साथ आप किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक ले सकते हो, जिसमें मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं एसएल अरोड़ा को। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रदीप की जो बुक है वो भी ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को 11th क्लास में बेसिक नॉलेज और अपने कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं और केवल ये टारगेट है कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट ही फाइट करने हैं, तो उनके लिए एच.सी. वर्मा बेस्ट है। एच.सी. वर्मा नाम की बुक आती है, बिल्कुल छोटी सी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप वो ले सकते हो। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 10 राइटर्स की बुक क्लास में अगर हो तो पढ़ने में भी मजा आएगा और मेरे को भी पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि जो एसएल अरोड़ा होगी, प्रदीप होगी, मॉडर्न होगी, दिनेश होगी, ये तो मैं बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ वही चीज बार बार, तो मेरे भी बहुत कुछ ज्यादातर टिप्स पे याद हो चुका है इनका। तो अगर कोई नई बुक लेके आओ, जैसे एच.सी. वर्मा मैं 2 ही साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नए, जो बिल्कुल इन बुक्स के अंदर जिनका नाम भी नहीं है वो कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां पे देखे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स उसने लिखी है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी जरूर ले।